अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तोशाखाना से कीमती तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचने का इल्जाम लग रहा है। एक नया स्कैंडल खुल गया है जिसकी तस्दीक खुद साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचे। इमरान खान ने ये तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे हैं, जिनमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साथियों को बताया कि मुझे भी एक घड़ी मिली थी जो मैंने तोशाखाना में जमा करा दी थी, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तोशाखाना में वो तहाइफ होते हैं जो पाकिस्तान के हुकूमती अहलकार या सरकारी अफसरान को, वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क से मिलते हैं और वो तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वज़ीर इत्तलात और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी और वो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें जुर्म क्या है? वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ, या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है, या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, मतलब किस बात के ऊपर जो है उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी है और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि अगर इमरान खान ने तहाइफ हासिल किए और बैरून मुल्क बेच डाला तो क्या कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था या नहीं? इन तहाइफ को कौन बैरून मुल्क लेकर गया और जाकर बेच दिए? पैसे कैसे वापस मुल्क में लाए गए? कैसे इन तहाइफ के लिए हुकूमत को अदायगी की गई? क्या नून लीग भी तहरीक इंसाफ की तरह महज इल्जामात लगा रही है या कोई गैर कानूनी काम भी हुआ है? क्या उन कीमती तहाइफ की तोशाखाना कानून के मुताबिक कीमत अदा की गई थी या नहीं? और तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत क्यों उसकी तफसीलात सामने लाने से कतराती रही, आखिरी वक्त तक कतराती रही, अदालत के कहने के बावजूद कतराती रही? नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इस हवाले से इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि 14 करोड़ मालियत की चीजें सिर्फ 2 करोड़ में लेकर 18 करोड़ में फरोख्त कर दी गई। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशाखाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा और थोड़ा सा टीजर तोशाखाना का मैं बताना चाहती हूँ कि कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। जो चीजें आपको तोहफे मिलते हैं एज एग्जीक्यूटिव वो आप बाजारों में बेचने के लिए लगते हैं। जितने आपको फिगर्स बताए हैं इन तमाम चीजों के रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं और इन तमाम रिकॉर्ड के अंदर चीजें मिसिंग हैं, जैसे गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। इससे पहले नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे और फिर बेच दिए, ये असल कहानी नहीं है। इमरान खान ने वो घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बाजार में बेच दिए, ये असल कहानी है। और वो तहाइफ खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए, ये असल सवाल है, क्योंकि वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा उसका कोई ज़रिया आमदनी नहीं था। यहाँ वो तरीक़ाकार आपको बताते हैं कि कैसे कोई हुकूमती अहलकार तोशाखाना से तहाइफ खरीद सकता है और कितनी कीमत अदा करनी होती है। कैबिनेट डिवीजन के मुताबिक कैबिनेट डिवीजन FBR में सरकारी शोबे के माहिरीन से तहाइफ की कीमत का अंदाजा लगाएगा। साथ ही मंजूर शुदा प्राइवेट पैनल के जरिए भी तहाइफ की कीमत का अंदाजा लगाया जाएगा। कानून के मुताबिक 30,000 रुपए से कम कीमत के तहाइफ बगैर किसी कीमत की अदायगी के अपने पास रखे जा सकते हैं और 30,000 रुपए से जायद कीमत के तहाइफ 30,000 रुपए की बुनियादी छूट के बाद बकाया कीमत का 50% अदा करके अपने पास रखे जा सकते हैं। मगर ये छूट नवादरात और तारीखी अहमियत के हामिल तहाइफ पर दस्तयाब नहीं होगी। ऐसे तमाम तहाइफ नुमाया सरकारी इमारतों पर मुनासिब तरीके से कैटलॉग और डिस्प्ले किए जाएंगे। मुख्तलिफ तहाइफ जो एक ही वक्त में एक ही आला शख्सियत ने किसी सरकारी एहलकार को दिए हैं वो कीमत के तयन की खातिर एक ही तोहफा तसव्वुर होंगे। अब ये तरीक़ाकार है, मगर हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इसकी खिलाफ वर्जी करने और तोशाखाना के तहाइफ बैरून मुल्क बेचने का इल्ज़ाम लगा रही है और फवाद चौधरी के एतराफ़ के बाद हुकूमत इल्ज़ाम को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। इस पूरे मामले में तहरीक इंसाफ का शुरू से रद्द-ए-अमल भी इसे मज़ीद मशकूक बना देता है। तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने से कतराती रही, अपोजिशन बार बार मुतालबा करती रही, अदालत सवाल उठाती रही, साबिका हुकूमत खुद भी दावा करती रही कि तफसीलात सामने लाई जाएंगी, मगर आज तक तोशाखाना की तफसीलात अवाम के सामने नहीं लाई गई और अब तो खुद हुकूमत ही तब्दील हो गई है। ये मामला गुज़िश्ता साल सितंबर में शुरू हुआ था जब एक शहरी ने इस हवाले से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी और ये मुतालबा कर दिया
कि वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं और फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से काबीना डिवीजन को हिदायत की गई कि वजीर आजम इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने लाई जाएं, मगर काबीना डिवीजन ने यह हुक्म मानने के बजाय इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबका हुकूमत ने अदालत में और अदालत से बाहर भी एक दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर शदीद तनकीद भी हुई और अदालत ने भी सख्त सवालात उठाए। साबका हुकूमत का यह मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ स्टेट सीक्रेट हैं। तहाइफ पब्लिक करने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है और दोस्त ममालिक नाराज़ हो सकते हैं। उस वक्त की हुकूमत ने अदालत से कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इस मामले पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया है तो उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है? हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे? हुकूमत क्यों तमाम तहाइफ को म्यूजियम में नहीं रखती? जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि गुज़िश्ता 10 बरस की तफसीलात अवाम के सामने रख दे। हुकूमत ये भी बताए कितने तहाइफ का FBI से तखमीना लगवाया है, किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया। ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे खराब होंगे? समाअत के आखिर में हुकूमती नुमाइंदे ने अदालती सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया था, जिस पर अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी थी। और फिर जब तोशाखाना केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 नवंबर को दोबारा समाअत हुई तो तब भी साबका हुकूमत वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने नहीं लाई और अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुझे शील्ड मिलती है तो हाई कोर्ट में लगाऊंगा, साथ नहीं ले जाऊंगा। वज़ीर आज़म ना भी रहें तो भी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं होगी। जस्टिस गुल हसन ने हुकूमती वकील से कहा कि जो तहाइफ लोग घर ले गए हैं उनको भी वापस म्यूजियम में रखें। फिर दिसंबर 2021 में एक बार फिर तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो साबका हुकूमत ने एक बार फिर मजीद मोहलत मांग ली, तफसीलात नहीं बताई। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने के बाइस इल्तवा की दरख्वास्त कर दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। यानी कई मौके मिलने के बाद भी साबका हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ पब्लिक करने में रुकावट बनी रही। अदालत को भी मुतमईन नहीं कर पाई कि वो क्यों नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। अब 20 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसे वक्त में इस अहम मामले पर समाअत करेगी जब हुकूमत बदल चुकी है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं और खुद नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह स्कैंडल पब्लिक कर दिया है और उसकी तफसीलात बताई हैं। इस नई सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगली समाअत बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल जब यह मामला अदालत में चल रहा था और हर तरफ से तोशाखाना की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था तो साबिका हुकूमत ने तफसीलात सामने लाने का इशारा दिया था। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि हम ये तो नहीं बताएंगे कि किसने क्या तोहफा दिया, लेकिन वैसे ही लिस्ट सामने ले आएंगे। सबकी तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तोशाखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। होता यह है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज़ किए जाएँ नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा ये इस बयान के बाद भी 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और फवाद चौधरी का यह दावा भी हवा हो गया और ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई, मगर उनकी हुकूमत ज़रूर बदल गई और अब नई हुकूमत इमरान खान पर तोशाखाना से तहाइफ लेकर बाहर बेचने का इल्ज़ाम लगा रही है और फवाद चौधरी इस इल्ज़ाम को कबूल भी कर रहे हैं। मगर देखिए माजी में इमरान खान तहाइफ के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते थे। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहाँ तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने के बाद आज 5वां दिन है, मगर वफाकी काबीना का ऐलान नहीं हो सका है। लेकिन पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली बन गए हैं। आज कौमी असम्बली के नए स्पीकर के लिए कागजात जमा कराने का आखिरी दिन था, मगर पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ के अलावा किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए, जिसके बाद
राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब हो गए। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब के लिए भी पीपल्स पार्टी ने मखदूम अहमद महमूद का नाम फाइनल कर लिया है और नून लीग की क़यादत को उससे आगाह भी कर दिया है। इसके अलावा मुल्क की सियासत में कल का दिन अहम होगा। कौमी असेंबली का इजलास कल दिन 12 बजे तलब कर लिया गया है, जिसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होगी। कल ही स्पीकर कौमी असेंबली की हल्फ बर्दारी होगी। कल ही के दिन पंजाब में नए वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा, जहां लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के इख्तियारात के खिलाफ काफ लीग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और दोस्त मोहम्मद मज़ारी को वज़ीर आला का इंतखाब कराने की इजाज़त दे दी है। और कल ही इमरान खान कराची में जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ मुसलसल अपनी जारहाना सियासत आगे बढ़ा रही है, फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा रही है। आज फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क को इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, फैसला कर लें कि ज्यादा नुकसान उठाकर बढ़ना है या कम नुकसान उठाकर बढ़ना है। कल DGI-SPR ने वाजे किया था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आने के बाद वजीर आजम हाउस की तरफ से आर्मी चीफ से रब्ता किया गया था कि बीच बचाव की बात की जाए। आर्मी चीफ और DGI-SI वजीर आजम हाउस गए और बात की। वहां साबिक वजीर आजम के साथ उनके रुफ़का भी मौजूद थे और वहीं 3 ऑप्शन सामने आए, जिसमें वजीर आजम ने जल्द इंतखाबात को ऑप्शन मान लिया। मगर जब आर्मी चीफ ये ऑप्शन लेकर अपोजिशन क़यादत के पास गए तो अपोजिशन क़यादत नहीं मानी। लेकिन आज साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी ने ट्वीट में लिखा है कि मैं वाज़ेह कर दूं और रिकॉर्ड पर ले आऊं कि वजीर आजम ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फौज से मदद तलब नहीं की। फौज ने उस वक्त के वजीर दिफा परवेज खटक के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा और 3 तजावीज़ दी कि वजीर आजम मुस्ताफी हों, अदम-ए-एतमाद का सामना करें या न इंतखाबात कबूल करें। यानी शीरी मज़ारी तर्जुमान पाक फौज के बयान को गलत कह रही हैं और खुद पाक फौज की क़यादत पर वजीर आजम के सामने 3 ऑप्शन रखने का इल्ज़ाम लगा रही हैं, जिनमें से एक ऑप्शन उनके इस्तीफे का भी था। आज खुद इमरान खान ने भी ट्वीट में लिखा है कि कराची में हमारे जलसे में शिरकत के लिए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो कौमी परचम अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि अब ये अमरीकी शह पर मकामी मीर जाफरों की मामनत से हुकूमतें बदलने के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की एक जंग है। यानी कल DGI-SPR ने किसी भी साजिश को मुस्तरद किया था। आज इमरान खान फिर ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अमरीकी ईमा पर यह काम हुआ है। सियासी गर्मा गर्मी जारी है, बयानात का तबादला हो रहा है। क्या मामला होगा? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आप लोग काबीना का नहीं ऐलान कर पाए हैं। कभी आपको वजारत दाखिला के पोर्टफोलियो की बात आती है, कभी कुछ और पोर्टफोलियो की बात आती है। 5वां दिन है आज, ऐसे चलाएंगे आप लोग मुल्क? क्या वजह है? देखिए, कैबिनेट फॉर्मेशन में जो है वो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब का कोई मामला नहीं है। तमाम जो पार्टीज हैं उनकी एक मुश्तरका कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी है लीडरशिप ने, और वो इस सिलसिले में जो है वो पिछले 2-3 दिन से जो है वो सभी पार्टी से और सभी जो हमारे इत्तेहादिया उनसे बातचीत कर रही है। और ऑलमोस्ट कोई मेरा ख्याल है कि 80-85% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। वो 5-10% रहता है तो वो इंशाल्लाह ताला 1 आध दिन में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो राना साहब, सारे एक साथ ही क्यों अनाउंस करने हैं? जो 80% हो गया है, मुल्क चलना है, वो तो एक एक करके अनाउंस करें, वो ओथ लेके जाएं, अपनी अपनी वजारतें संभालें, सारा एक साथ क्यों करना है? पर ये हमारी कोशिश ये है कि इसे एक साथ जो है वो कर दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर 100% ना भी हुआ तो मेरा ख्याल है कि कल शायद इस सिलसिले में जो है वो पेशरफ्त हो जाएगी। मतलब अगर आपके इत्तेहादी अभी हुकूमत बनते ही नहीं मान रहे हैं तो बाद में इत्तेहाद आपका चलेगा कैसे? नहीं, शाहजेब, नाराजगी है ही कोई नहीं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी मुझे ये चीज दें तो मैं राजी हूँ और ये चीज ना दे तो नाराज हूँ, बल्कि सभी का ये जज्बा है कि अगर मुझे कुछ भी ना दें तो फिर भी मैं जो है वो इस इत्तेहाद के साथ हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि हम आगे जो है वो इलेक्शन ईयर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि सभी को ऑन बोर्ड लेना और सभी के साथ बात करना आखिर आपके इल्म में है कि न सिर्फ 7-8 पार्टीज हैं, इसमें इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी को जो है वो पूरी तरह से हम एतमाद में लेके तो उसके बाद इस कदम को जो है वो आगे बढ़ाएं। ऐसा ये बताइए, कल DGI-SPR ने कहा कि वजीर आजम ने कहा था कि मुदाखलत करें और उसके बाद 3 ऑप्शन सामने आए, जिसमें से वजीर आजम माने इस बात पर कि असेंबली तहलील और इलेक्शन हो, मगर अपोजिशन क़यादत नहीं मानी। आज शीरी मज़ारी साहिबा ने मुस्तरद कर दिया इस बात को। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, खुद आर्मी चीफ ने वक्त लिया, वो आए, 3 ऑप्शन वजारत दिफा के जरिए वक्त लेकर रखे गए और ये मामला हुआ। अब ज़ाहिर ये फिर इल्ज़ाम आप पर भी लगता है कि ये 3 ऑप्शन अगर लेके गए होंगे आर्मी चीफ तो आपकी तरफ से बात करके लेके गए होंगे, तो क्या हो रहा था उस वक्त? आप अपना वर्जन बताइए। देखें, इस सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने भी जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप के साथ रब्ता नहीं किया। एक दिन जब ये खबर मीडिया के ऊपर चली
के आर्मी के या एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग जो है वो टॉप लेवल पे जो है उनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया है। तो उसके बाद जो है वो फिर जो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप है उनसे रब्ता किया गया और उनके साथ फिर वो गए और वहाँ पे जो है उनको ये बात बताई गई कि वज़ीर आज़म की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये ऑप्शन है। हालांकि इसमें ऑप्शन तो एक ही है, दो तो कोई ऑप्शन नहीं है कि जी आप जो है वो इस्तीफा दे दें तो फिर ठीक है, फिर तो ऑटोमेटिकली जो है वो मोशन खत्म हो जाती, या आप मोशन को फेस कर लें तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं था, फेस तो हो ही रहा था। एक ही ऑप्शन था कि अगर जो है वो मोशन हम वापस लें तो वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जो है वो जाने को तैयार है। तो उसमें फिर मुत्तहिदा अपोजिशन की जो लीडरशिप है उन्होंने ये बाकायदा कहा कि ये आपकी राय है या आपकी ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारी इसमें ना कोई राय है ना हमारा कोई ऑप्शन है, हम तो सिर्फ इस बात को फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि आप आपस में बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है सियासतदान जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करने की भी जो है वो रवादार नहीं है। और ये जो बात करने की रवादारी नहीं रही 3.5 साल, तो ये सभी को पता है कि ये किसकी तरफ से है। कौन ये कहता था कि मैं इनके साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ, मैं हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम आप तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं, आगे आप अपनी आज़ाद मर्जी से आप बताएं आपकी क्या राय है। तो जो फिर राय मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप ने दी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम पूरी मेहनत पूरा इंतजाम कर चुके हैं, हम इनको वोट आउट करेंगे। साहब, और ये क्या ज़्यादा इसमें जो वज़न डाला इस बात में वो क्या आसिफ ज़रदारी साहब ने डाला कि हम इन्हें वोट आउट ही करेंगे, हम नहीं मान रहे बात, या किसकी तरफ से डाला गया? नहीं, जो तीनों बड़ी जमातें थी जिसमें PMLN, JUIF और पीपल्स पार्टी, उनका बिल्कुल इस बारे में जो है वो कंसेंसस था। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग का वर्जन इसमें आपको बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं कि DGISPR ने दो टोक अल्फाज में एक और बात वाज़ेह की कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि मुदाखलत की बात की गई थी। अब इस जुमले का इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ बयानिया बना रही है कि मुदाखलत का मतलब ही बैरूनी साजिश है, लेकिन क्या वाकई किसी भी बयान में मुदाखलत के लफ्ज़ का इस्तेमाल एक बैरूनी साजिश के मुतरादिफ है, या ये मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तनकीद पर सिफारती ज़बान में एहतजाज का तरीका है? इसके हवाले से हम जो मुख्तलिफ साबिक सफ़ीर हैं उनकी राय आप तक पहुँचा चुके हैं। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा ये बात कह चुकी हैं, इसके अलावा बासित साहब ये बात कह चुके हैं, बहुत सारे जो साबिक सफ़ीर हैं वो ये बात कह चुके हैं। मगर इसका जायज़ा लेने के लिए कुछ वाक़यात भी आपके सामने रख देते हैं। सिर्फ 5 दिन पहले जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई तो इमरान खान की साबिका अहलिया जमैमा खान के भाई ज़ैक गोल्डस्मिथ, जो उस वक्त बरतानवी हुकूमत में इस वक्त एक वज़ीर हैं, उन्होंने ट्विटर पर बयान जारी किया कि इमरान खान एक अच्छे और महज़ब आदमी हैं और उनका शुमार दुनिया में सबसे कम बदउनवान सियासतदानों में होता है। मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि वो आने वाले इंतखाबात में एक बड़ी अक्सरियत के साथ आएंगे। जबकि बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के ऑफिस ने इमरान खान को तहरीक अदम-ए-एतमाद के नतीजे में वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाए जाने के बाद ज़ैक गोल्डस्मिथ के पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर से पूछा गया था कि क्या ज़ैक गोल्डस्मिथ हुकूमत की जानिब से बात कर रहे हैं, तो तर्जुमान ने कहा कि हम पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का एहतराम करते हैं और हम अंदरूनी सियासी मामलात और सियासी निज़ाम में मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी इस पूरे अमल में और पूरे अमल से मुतालिक एक बयान को भी सियासी मुदाखलत के तौर पर लिया गया और बरतानवी हुकूमत ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। सिर्फ यही नहीं, 7 फरवरी 2019 को जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो अफगान सदर, उस वक्त के अफगान सदर अशरफ गनी ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि अफगान हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुरअमन मुजाहिरीन और समाजी कारकुनान के खिलाफ तशद्दुद पर संगीन खदशात हैं, जिस पर 7 फरवरी को ही साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर के बयान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया और मशवरा दिया कि अफगान क़यादत को अफगान अवाम की शिकायत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी अफगान सदर के बयान को पाकिस्तान ने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। इसी तरह दिसंबर 2019 को जब भारत ने सिटीजनशिप एक्ट मंजूर किया तो पाकिस्तान ने उस पर तनकीद की। खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस एक्ट को भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम का डिज़ाइन करार दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान नरसिम्हा राव ने इसे भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। इसके अलावा फरवरी 2022 को जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन का दौरा किया, चीनी सदर से मुलाकात की और फिर बाद में इस हवाले से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की गई, जिस पर भारत ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हम इस बयान में जम्मू कश्मीर के जिक्र को मुस्तरद करते हैं। मुतल्लिका फरीकों से तवक्को की जाती है कि वो भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करें। यानी एलामिया में मकबूजा कश्मीर के सिर्फ जिक्र पर भारत ने उसे अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया।
तो क्या इससे ये तासुर लिया जाएगा कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे या सिर्फ अपने रियासती खदशात का इजहार कर रहे थे? ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां ममालिक सिर्फ बयानात की बुनियाद पर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, जो एक सिफारती ज़बान का हिस्सा है, जिसका मकसद यही है कि जो चीज़ें किसी मुल्क के लिए अहम हों वो इस हवाले से तनकीद करते हैं या अपनी पोजीशन वाज़े करते हैं और दूसरा मुल्क जवाब देता है कि वो ऐसे मामलात में मुदाखलत ना करें, जिसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि बयान इसलिए दिया जा रहा है कि दूसरा मुल्क मुतल्लिका मुल्क की हुकूमत ख़त्म करके किसी और हुकूमत को लाना चाहता है या उस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये एक सिफारती तरीका है और साबिक सफ़ीर बहुत सारे यही बात भी कर रहे हैं। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करें। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी इमरान खान वही बयानियाँ दोहरा रहे हैं। कल कराची जलसे के हवाले से भी यही बात कर रहे हैं और शीरी मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि बात गलत है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को DGI को कहा था इंटरवीन करने के लिए और 3 ऑप्शन दिए थे। हमारे साथ सीनियर साहब तज़किराकार सोहेल वड़ाई साहब और हामिद मीर साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब अब आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उनका बयानिया मकबूलियत पकड़ रहा है और जो उनका बयानिया है, कल ज़ाहिर DGISPR की प्रेशर थी उसकी भी वो नफ़ी कर रहे हैं, ट्वीट्स के जरिए भी शीरी मज़ारी साहिबा भी कह रही हैं, ये बिल्कुल सही दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं वो अपनी सियासत के हिसाब से? जी, आप यूँ समझें कि पब्लिक सिंपथी के हवाले से तो वो सही सिमत में जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखना यह है कि पाकिस्तान तीसरी दुनिया का एक मुल्क है जिसमें आप अगर पाकिस्तान के अदारों के साथ अपने तल्लुकात बिगाड़ेंगे, जैसे कि इमरान तेज़ी से बिगाड़ रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का अंदिया बिल्कुल कोई फ़ैसला एक भी ख़िलाफ़ नहीं आया था इमरान खान के ख़िलाफ़, ये पहला फ़ैसला आया और वो भी तब आया जबकि कौमी असम्बली के अंदर एक डेड लॉक क्रिएट हो गया और उस डेड लॉक में सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि कोई फ़ैसला दे। तो इसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर वो भी न्यूट्रल रही है और उसने पूरी कोशिश की है कि इस सारे तनाज़े के अंदर वो किसी एक सियासी फरीक की तरफ झुकाव ना दिखाई दे उसका, और हत्ता कि इमरान खान साहब उनको कहते रहे हैं, उनको ये इमरान खान ने कहा कि आप जाके अपोजिशन से ये कहें, तो उन्होंने इमरान खान की ये ख्वाहिश भी पूरी की और जो उन्होंने शराइत कही थी वो अपोजिशन के सामने रखी। ये अलग बात है कि अपोजिशन ने वो शराइत नहीं मानी। तो बुनियादी बात यह है कि अगर ये अदारे जो है इमरान खान ने इनको अपने ख़िलाफ़ कर लिया तो ये कोई गुड स्ट्रेटजी नहीं होगी, ये उनके लिए अगले इलेक्शन के लिए, अगली पॉलिटिक्स के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये ठीक है कि वो क्राउड्स इकट्ठे कर लेंगे, नारे जज्बाती सुन लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी क्रेडिबिलिटी इन अदारों में खोते जाएंगे और जिन अदारों की वजह से वो 3.5 साल इतने तुमतराक के साथ, इतनी ताकत के साथ, इतनी आसानी के साथ हुकूमत करते रहे हैं, शायद वो फिर दोबारा इक़्तिदार में ना फिर आ सकें अगर उन्होंने ये रवश अपना ली तो। हामिद साहब, आप बताइएगा कि ज़ाहिर इमरान खान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं उनके चाहे DGISPR की तरफ से उस सारी बात का डिनायल आया कि कोई साजिश नहीं थी, जो साबिक सफ़ीर हैं मुतादिद वो ये बात कह चुके कि ये तो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं। आपको लगता है इस बयानिए के साथ अगर वो अगले इलेक्शन का माहौल बनाते हैं तो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं अपनी सपोर्ट बेस और इलेक्शन जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से? शाहिद साहब, इमरान खान साहब जो है ना वो इलेक्शन की तरफ कोई नहीं जा रहे, वो सिर्फ अपनी एक बका की जंग लड़ रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने पिछले 3.5 साल में और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में क्या किया है। उनको पता है कि वो क्या मंसूबा बना के बैठे हुए थे पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के साथ, कौन उनका कोलैबोरेटर था, और वो पकड़े जा चुके हैं। अब उनको पता है कि ये उन सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आनी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सामने आनी है जिनकी अभी सिर्फ झलकियां जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं। और अमेरिका में भी एक केस चल रहा है। इमरान खान सिर्फ इदारों के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ रहे, वो अपनी जाती बका के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो पाकिस्तान के अदारों को अंदर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अंदर से डिवाइड करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फौज को अंदर से डिवाइड करने की कोशिश की। आप ये देखें कि ये जो कुछ रिटायर्ड जर्नैलों की जाली ऑडियो टेप्स जो हैं उनको सोशल मीडिया पे किसने फैलाया है, और उनका इमरान खान साहब का एक बहुत करीबी साथी जो है उसकी जो कस्टडी से कुछ चीज़ें जो मिली हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब बराह रास्त जो हैं वो इदारों के खिलाफ ना सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे थे बल्कि उनको अंदर से डिवाइड करने की एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे थे।
और जहां तक आपने जिक्र किया कि DGISPR ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसकी तरदीद कर दी है, आज श्री मजारी साहबा ने एक उसकी तरदीद में एक ट्वीट भी किया है। तो मैं समझता हूं कि कल भी DGISPR ने बतौर एक सोल्जर के, पाकिस्तानी फौज के एक तर्जुमान की हैसियत से बड़ी एहतियात के साथ बड़े मलफूफ अंदाज में बातें की। अभी भी उन्होंने बहुत सी बातें खुलकर नहीं की। और ये जो अब श्री मजारी साहबा ने कहा है कि जी डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक के जरिए जो है फौज ने ये बात पहुंचाई थी प्राइम मिनिस्टर को कि ये 3 ऑप्शंस हैं, तो शायद आपको याद हो कि ये बात DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि एक मिनिस्टर साहब के जरिए फौज से राब्ता कायम किया गया था और वो परवेज खटक साहब ही थे। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है शाहजेब साहब कि परवेज खटक साहब खामोश हैं और उनके बिहाफ पे श्री मजारी साहबा बोल रही हैं। तो जब परवेज खटक साहब खुद बोलेंगे तो तब फिर बहुत सी और बातें भी सामने आएंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि श्री मजारी साहबा जो हैं उनके मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे हमेशा उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और जब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बन रहा था तो उस जमाने में मेरी उनके साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रही है। श्री मजारी साहबा को अगर सच बोलने का इतना ही शौक है तो वो आज पाकिस्तानी कौम को यह भी बता दें कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के रास्ते में कौन आदमी रुकावट बन रहा था, कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कहता था कि इस बिल को पास ना होने दें। और श्री मजारी साहबा को कौन सी ऐसी गैर सियासी शख्सियत थी जिसने अपने दफ्तर में बुला के कहा था कि ये काम ना करें। अगर श्री मजारी साहबा सच बोलने पे आ गई हैं तो फिर उस शख्स का नाम भी बता दें। श्री मजारी साहबा के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमने आज भी उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा था मुमकिन नहीं है वो आके इसका जवाब दे सकती हैं। वड़ाई साहब, मगर इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब इन्हें हुकूमत करने देंगे? इनका इरादा बन रहा है आपकी असेंबली मुद्दत पूरी करने, आपके ख्याल में कर पाएंगे ये? इमरान खान साहब करने देंगे इन्हें? जी मेरा ख्याल है मुश्किलात तो डालेंगे। बहरान उन्होंने अब इस्तीफ़े दे के भी बहरान पैदा किया है। वो जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे और वो कोशिश करेंगे हर सूरत के बहरानी सूरत हाल रहे और शहबाज शरीफ हुकूमत सही तरह से ना चला सकें और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। लेकिन यही तो तदब्बर की बात है, यही तो हुस्न गवर्नेंस का हुस्न है कि वो इन तकलीफ़ों के बावजूद, इन रुकावटों के बावजूद चला के दिखाएं और ख़ास कर इकानमी जो है उसको ठीक करें और गवर्नेंस को ठीक करें। तो फिर तो चला लेंगे। अगर 6 महीने चला लिया तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान तो चाहते हैं कि 6 महीने से पहले ही इलेक्शन हो जाए और वो जल्दी से जल्दी दोबारा इक़्तिदार की मंजिल को पा लें। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख़्याल है कि जूँ जूँ अपने वो इस बयानिए पे पक्के होते जाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि वो हमारे जो रियासत का बयानिया है उससे दूर होते जाएंगे, जो उनके लिए ठीक नहीं है। आमिर साहब, क्विकली आपका भी मुझे इस पर पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब हुकूमत? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जब उनकी कैबिनेट बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो हुकूमत बिल्कुल करेंगे। और अगर तमाम जो इत्तेहादी हैं वो उनकी हुकूमत में शामिल हो गए तो यकीनन ये हुकूमत जो है ये 6 महीने से ज़्यादा चलेगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनके जो एडवाइजर्स हैं वो लोग हैं जो पहले परवेज मुशर्रफ के एडवाइजर थे या उसके बाद फिर वो पीपल्स पार्टी के एडवाइजर बन गए। उन लोगों को पंजाबी में कहते हैं तत्ती हवा। उन्होंने अभी तक तत्ती हवा देखी नहीं है, उन्होंने अभी तक मुश्किलात देखी नहीं है। उन्होंने या तो मुशर्रफ की तर्जुमानी का मजा उठाया है या फिर पीपल्स पार्टी के दौर में वो एडवाइजर बन गए। अब वो उनका ये ख्याल है कि इमरान खान जो है उसके साथ अभी भी कुछ इदारों के अंदर से लोग जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो PDM के जलसों पे वीडियो लिंक पे तकरीरें करके तो वो पाकिस्तान में मीडिया पर बैन हो गए और अब आप या मैं या कोई भी और जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पे किसी टीवी चैनल पे नवाज शरीफ साहब के साथ ना इंटरव्यू कर सकता है, ना उनका बयान दिखा सकता है, ना उनकी तकरीर दिखा सकता है। इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि वो नवाज शरीफ के रास्ते पे चल के पाकिस्तान के किसी अदारे को नीचा दिखाएंगे तो उनको सोचना चाहिए कि कहीं उनके साथ वही ना हो जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है, कि उन पर भी वैसी पाबंदी ना लग जाए जैसी नवाज शरीफ पर लगी हुई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख उन्होंने वोट लिया है, उन पर ऐसी पाबंदी ना लगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बड़े फैसले की हुकूमत पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है और वाज़ेह तौर पर सियासी दबाव में जो गलतियां इमरान खान ने की, शहबाज शरीफ भी वो गलतियां करते नजर आ रहे हैं, अपनी हुकूमत के इब्तिदा में करते नजर आ रहे हैं। टारगेटेड सब्सिडी की बजाय
एक अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी दे रहे हैं, जो खुद उनके हुकूमत के मुताबिक अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी, उसके मुताबिक पेट्रोल पर 21 रुपये की सब्सिडी है, डीजल पर 51 रुपये की सब्सिडी है, और अगर टैक्सेस जो छूट दी गई है उन्हें भी मिला लें तो माहाना 200 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत कर रही है। और ये सब्सिडी सिर्फ गरीब आवाम के लिए नहीं है बल्कि अक्रॉस द बोर्ड सबको दी जा रही है। कोई गाड़ी में पेट्रोल बढ़वाए, बड़ी गाड़ी में पेट्रोल भरवाए, डीजल भरवाए, उन सबको ये सब्सिडी दी जा रही है, जो कि एक दुरुस्त पॉलिसी नहीं है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन भी इस पॉलिसी से मुतमईन नहीं थे। हमने उनसे सवाल भी किया था, देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, पीडीएल में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है। तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के इक़दामात की वजह से इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो हमें नज़र आ रहा है कि 7 माह में आपने टैक्स तो अच्छा जमा किया है मगर दिसंबर और जनवरी का टारगेट नहीं पूरा किया है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे या फिर अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट रख पाएंगे? आपकी बात जो है ना उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जैसे अगर इंक्रीज़ हुई, क्योंकि आप देखें क्रूड जो है 92-93 पे चला गया है, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। मगर इसके बाद शौकत तरीन साहब की इस बात के बाद क्रूड की प्राइसें इंटरनेशनल मार्केट में और बढ़ी, मगर सियासी दबाव बढ़ने की वजह से इमरान खान ने उल्टा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी थी। अब भी क्रूड की कीमतें $100 से ऊपर हैं मगर हुकूमत उन्हें नहीं बढ़ा पा रही है। रिकॉर्ड इस वक्त पाकिस्तान का तजारती खसारा है, रिकॉर्ड फिस्कल खसारा है, मगर हुकूमत पैसे ना होने के बावजूद सियासी दबाव में ये सब कर रही है। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना हाफिज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे चलेगा इस तरीके से मुल्क? पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है कि पीडीएल सेल्स टैक्स भी ख़त्म कर दिया, उल्टा सब्सिडी इस वक्त हुकूमत दे रही है पेट्रोल और डीजल पर? बात दरअसल ये है कि जब बजट बना था उस वक्त तेल की कीमत सिर्फ $60 फी बैरल के लगभग थी और एक अंदाजा ये था कि गुंजाइश काफी मौजूद है कि हम पेट्रोलियम लेवी लगा लें और तकरीबन 610 अरब उठा लें। अब देखिए पिछले दिनों खासतौर पे रशिया यूक्रेन जंग के बाद कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है तेल की और ये 100 के ऊपर है। मेरी गुजारिश ये है कि जो रिलीफ पैकेज दिया गया था जिसके तहत 10 रुपए कम की गई थी कीमत मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की, ये नामुनासिब था। अलबत्ता और कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 10 रुपए वापस बढ़ाकर उसी लेवल पे ले आए जो रिलीफ पैकेज से पहले था। उसके आगे ले जाना इस वक्त केस मौजूद नहीं है, इसलिए कि इंपोर्ट प्राइस बहुत हाई है और अगर आपने पेट्रोल की कीमत ज्यादा बढ़ा दी तो उससे अफरात ज़र में काफी हद तक और इजाफा होने का खतरा मौजूद है। पाशा साहब, उस हद तक लेके जाएं या उस हद तक लेके जाएं कि जितनी पाकिस्तान को दरामदी कीमत पड़ रही है कि सब्सिडी खत्म कर दें मगर टैक्सेस ना बढ़ाएं जो पहले टैक्स हुआ करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब यानी सब्सिडी खत्म कर दें। खुद शौकत तरीन साहब इस बात के हामी थे कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं आप उन्हें कोई तरीका कार निकाल के सब्सिडी दे दें, बजाय इसके कि अक्रॉस द बोर्ड इस तरीके से सब्सिडी दी जाए। अब ये बताइएगा 10.8 अरब डॉलर के सिर्फ ज़खायर रह गए पाकिस्तान के पास, रिकॉर्ड फिस्कल खसारा, रिकॉर्ड तिजारती खसारा। उम्मीद है कि पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाल सके हुकूमत, या आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त खुदा न खास्ता? देखिए, जो पिछले 6 हफ्तों में जो कमी आई रिजर्व्स में 5.5 अरब डॉलर की, और रिजर्व्स जिस तरह आपने कहा 10.8 या 9 अरब डॉलर के लेवल पर गिर चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। और आप ये सोचिए कि सालाना आपको कम से कम 30 अरब डॉलर की बाहर से फाइनेंसिंग की जरूरत मौजूद है। लिहाजा मैं समझता हूं कि हद से ज्यादा परेशान कुन हालात हो चुके हैं और सख्त से सख्त इक़दाम हमें लेने पड़ेंगे। और मेरी राय यह है कि बजट जल्दी पेश करें मई के 2 तारीख के हफ्ते के आगाज में, और उसमें अब आपने बहुत सी चीजें ट्राई कर ली। आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाए, आपने इंपोर्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को 100% किया, कुछ आइटम्स पर आपने फाइनेंसिंग की कॉस्ट बढ़ा दी गाड़ियों वगैरह की, मगर नतीजा कोई खास नहीं हुआ। अब आपके पास एक ही रास्ता रह गया है कि बजट जल्दी लाएं और IMF के साथ तय करके
आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर है, इंपोर्ट टैरिफ्स, उनमें वाज़े तौर पर इजाफा किया जाए अक्रॉस द बोर्ड, अलावा खाने पीने की और दवाइयों के। अगर आप करेंसी गिराने के हथियार इस्तेमाल करते हैं तो उससे रोजाना और अशिया की कीमतों में भी इजाफा होता है। तो टारगेटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंपोर्ट रिडक्शन। वैसे मगर अब गुज़िश्ता हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम बड़ी अच्छी मईशत छोड़ के गए हैं, 5% तरक्की होनी थी, नौकरियां बहुत ज़्यादा पैदा की थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, तो उनका तो ये दावा है कि हम अच्छी मईशत छोड़ के गए हैं। आपके ख्याल में इस वक्त मुआशी सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे सनती पैदावार में जो नया बेस है 2015-16 का, वो ये कह रहा है कि तकरीबन 8% ग्रोथ है, मगर उसमें अगर एक छोटा सा शोबा है फर्नीचर का वो निकाल दें जिसमें बता रहे हैं कि 500% से ज्यादा इजाफा है, तो फिर नतीजा ये कि ये तकरीबन 4.5 से 5% की रेंज में आ जाता है। दूसरी तरफ कपास की पैदावार अच्छी हुई, मगर ये लगे रहा कि इतनी अच्छी नहीं थी जितना हमारा अंदाजा था। दूसरी तरफ कपास की फसल जो है वो काफी कम हो रही है, लिहाजा आपके ज़री शोबे में 2.5 से 3% इजाफा से ज्यादा मुमकिन नहीं लगता है। और तीसरी बात जो है कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आपने देखा कि गैस की लोड शेडिंग भी हुई है, लिहाजा हमारा अब अंदाजा यह है कि 4% अगर शरनमू हो जाए तो काफी मुनासिब होगा। वैसे मगर ये जो 55 लाख नौकरियों का दावा है कि हम तो अपना वादा पूरा करने जा रहे थे, पौने 4 साल में हमने 55 लाख नौकरियां पैदा की, दुरुस्त है ये? आप ये देखिए कि जो 2021 का लेबर फोर्स सर्वे आया है उसके तहत जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये बताया गया है कि रोजगार में जो इजाफा हुआ है तकरीबन 55 लाख मजदूर को ज्यादा नौकरियां मिली हैं, मगर मेरी गुजारिश ये है कि ये हद से ज्यादा बढ़ाकर दिखाया गया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, सनती पैदावार में 15% एम्प्लॉयमेंट में इजाफा बताया गया है, जबकि पैदावार में सिर्फ 1 से 2% इजाफा है। हमारा अंदाजा यह है कि 3 साल में 17-18 से 20-21 में 55 लाख नौकरियों का इजाफा नहीं हुआ, मुश्किल से 25 लाख नौकरियों में इजाफा हुआ है, और जबकि आपके लेबर फोर्स में तकरीबन 55 से 60 लाख का इजाफा हुआ है। बेरोजगारी के लेवल जो है वो तकरीबन 9% पे इस वक्त मौजूद है। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो चाहे रोजगार के नंबर्स हों या फिर ग्रोथ के नंबर्स हों, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी, गलत पेश कर रही थी। देखिए, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो यकीनन गवर्नमेंट का इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर है, और पिछले कुछ दिनों से हमें इस बात का एहसास होता जा रहा है कि शायद कुछ रद्द-ओ-बदल है और फिगर्स को बेहतर बताया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह मैंने कहा कि ग्रोथ रेट जो है जो 3.9% थी उसको बढ़ा के 5.6% कर दिया गया। रोजगार को बताया गया कि 55 लाख है, जबकि 25 लाख मुश्किल से हुआ है 3 साल में। तीसरी तरफ अफरात ज़र को 12.7% पे बताया जा रहा है, जबकि हमारा अंदाजा यह है कि रेंट और बिजली के निर्खों में जो इजाफा है वो कम बताया जा रहा है, और उसके नतीजे में हमारा अंदाजा है कि अफरात ज़र 14 से 15% की रेंज में है। लिहाजा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पीबीएस कुछ प्रेशर में है शायद कि बेहतर तस्वीर पेश करे, जबकि रियलिटी कुछ और है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर पाशा साहब की जो अदाद शुमार हैं उन्हें ख़ुद असद उमर साहब हों या इमरान खान साहब हों बहुत अहमियत देते थे। जब वो गुज़िश्ता हुकूमत, नून लीग की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उस हवाले से अदाद शुमार देते थे। आज वो कह रहे हैं कि ख़ुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अदाद शुमार गलत बताए हैं। आज प्रोग्राम में इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।